रात का दूसरा पहर। घड़ी की सुई 12 बजे के पार जा चुकी है। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है और इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन छुक 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 करती हुई चंडीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। स्टेशन इतना सुनसान है कि अपनी सांस की आवाज भी डरा दे। ट्रेन से एक ही मुसाफिर उतरा, सुमित। उसके दोनों हाथ खाली है और वो परेशान दिख रहा है। उफ, कमर तो एकदम अकड़ गया। ससुरा, ये ट्रेन अगर ठीक टाइम पे आता तो हम और पहले आ जाता यहाँ। अब अगर ये जेब में रखा दवाई का पैकेट सब ठीक ठाक डिलीवरी हो गया तो शांति से घर लौट पाऊंगा। हे भगवान, बस आज का रात पार करा दो। जगह तो एकदम अच्छी नहीं लग रही। सुमित ने चारों तरफ देखा। स्टेशन मास्टर का केबिन भी अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी जो कभी भी बुझ सकती थी। सुमित प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और बाहर की तरफ चल पड़ा। बॉस भी ना कहां कहां भेज देता है। बोला था स्टेशन के बाहर टोटो रिक्शा सब लाइन लगा के खड़ा रहेगा। यहां तो एक परिंदा भी नहीं दिख रहा। अब सोनाजुरी गांव कैसे जाएंगे? स्टेशन से बाहर निकलकर सुमित कच्ची सड़क पर चलने लगा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर एक लाल ट्रेन जलती दिखाई दी। पास जाने पर पता चला कि वो एक पुरानी चाय की दुकान है। एक आदमी बेंच पर बैठा था। सुमित उसके पास गया, लेकिन दुकान के आगे जाकर खड़ा हो गया। ए दादा, सुन रहे हैं? ए जी, एक ठो हेल्प करेंगे? दुकानदार राजू अजीब नजर से सुमित को घूरता है। क्या बात है बाबू, इतना रात को यहाँ रास्ता भूल गए क्या? हमको ये पता एक तो बोल देंगे। हम असल में बहुत दूर से आया है। यहाँ का रास्ता घाट हम वैसा कुछ पहचानता नहीं है। हमको सोनाझुरी गांव जाना है। सोनाझुरी? माथा खराब है कि वह तो यहाँ से बहुत दूर है। और अभी अभी आप कैसे जाएगा? रास्ता भी तो ठीक नहीं है बाबू, जंगल का रास्ता है। देखिए दादा, मेरे जेब में जो बॉक्स है ना, इसमें बहुत कीमती और ज़रूरी दवाई है। कंपनी का ऑर्डर है, आज ही पहुंचाना होगा, नहीं तो नौकरी चला जाएगा। आता नौकरी का चक्कर बड़ा खराब होता है। लेकिन सुनिए बाबू, एक बात बोले, आज रात यहीं रुक जाइए। ये बेंच पर सो जाइए। उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। आजकल तो ऐसा मानुष देखा ही नहीं जाता जो सच बोले, और जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। डराइए मत दादा, मुझे जाना ही होगा। कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगा? गाड़ी तो मुश्किल है, तो बे इकट्ठू सावधान में रहिएगा। रात के बेला यहाँ का रास्ता घाट में बड़ा विपद है। कुछ भी दिखे या कोई भी आवाज दे तो रुकिएगा मत। और हाँ, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है दादा। सुमित चाय वाले की चेतावनी सुनकर और भी डर गया, लेकिन मजबूरी में वो आगे बढ़ी। सन्नाटे में सिर्फ उसके जूतों की आवाज आ रही थी। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी मशीन सांस ले रही हो। अरे, कोई गाड़ी आ रहा है, शायद जान में जान आया। अंधेरे में से एक काला टूटा फूटा ऑन्टो निकल कर आया। ऑन्टो के शीशे काले थे। ऑन्टो सुमित के ठीक बगल में आकर रुका। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में था। हे दादा, कहाँ जाएंगे बोलिए, हम पहुंचा देंगे। बैठिए पीछे। ए दादा, आप भगवान बन के आए हैं। हमको सोनाझुरी जाना है, छोड़ देंगे? एकदम छोड़ देंगे। ऐसी जगह छोड़ेंगे कि फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बैठिए। सुमित ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गया। उसके हाथ अभी भी खाली थे। दवाएं उसकी जेब में ही था। ऑटो ने रफ्तार पकड़ी। हवा ठंडी हो गई थी। सुमित ने देखा कि ऑटो वाला बार बार रियर व्यू मिरर में सुमित को नहीं बल्कि उसके जेब को घूर रहा है। ये आदमी बड़ा अजीब लग रहा है, और ये रास्ता, ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। करीब 20 मिनट बाद अपने जंगल के बीचों बीच ऑटो ने एक जोरदार झंडा दिखाया और कच करके रुक गया। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और सन्नाटा था। अरे, की हुआ मुसाई? ऐसे ऐसे खड़ा क्यों हो गए? गाड़ी खराब हो गया कि?
कुछ नहीं बाबू, आप बैठिए। इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा हवा लगने दीजिए। तभी सुमित ने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे अंधेरे में एक लंबा चौड़ा आदमी पहले से खड़ा था। ऑटो वाला उतरा नहीं, बस खिड़की से उस आदमी को इशारा किया। वो आदमी धीरे धीरे ऑटो के पास आया। ये कौन है? यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? फिर ले आया, मना किया था ना। अरे माल आसानी से खुद चल के आया है। तू चुप कर। ए बाबू, उतरिए मत, भाग जाइए यहां से। ये जगह ठीक नहीं है। हम पुलिस को बुला लेंगे, जाओ यहां से। सुमित कुछ समझ नहीं पाया। ये आदमी ऑटो वाले को डांट रहा था या सुमित को बचा रहा था। तभी ऑटो वाले ने गुस्से में ऑटो स्टार्ट किया। साला पागल कहीं का, दिमाग खराब कर दिया। बाबू आप उतरिए, आगे रास्ता खराब है, ऑटो नहीं जाएगा। क्या यहाँ इस जंगल में? हाँ, वो सामने देखिए, एक पुराना घर है, वहां पूछ लीजिए, वो रास्ता बता देंगे। उतरिए। ऑटो वाले ने सुमित को लगभग जबरदस्ती उतार दिया और वहां से ऑटो घुमाकर तेजी से भाग गया। सुमित अब घने जंगल में बिल्कुल अकेला था। सुमित के पास कोई चारा नहीं था। सामने एक टूटी पुराना घर दिख रहा था। दरवाजा लकड़ी का था और बहुत पुराना लग रहा था। सुमित ने दरवाजे को छुआ भी नहीं कि दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई है? माफ कीजिएगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अंदर एक मध्यम रोशनी थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो हिलडुल नहीं रहा था। आ गए? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? क्योंकि यहाँ जो आता है वो अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से आता है। सुमित की चीख निकल गई। तभी घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से आवाज आने लगी। दरवाजा खोल, शिकार हाथ से निकल जाएगा। अबे ओ, अंदर आने दे, आज बहुत दिन बाद दावत मिली है। ये तो वही ऑटो वाला और वो आदमी है। ये यहाँ कैसे आ गए? तभी सुमित ने देखा कि दरवाजा खुला नहीं, बल्कि वो दोनों आदमी भोला और कालू दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ गए। उनके पैर जमीन पर नहीं थे और जो कुर्सी पर बैठा आदमी गायब हो गया। कि दादा पहचान पाए हमको? हम वही ऑटो वाले हैं। तुम लोग इंसान नहीं हो? इंसान तो हम 10 साल पहले थे, अब तो हम सिर्फ भूख हैं। देखते ही देखते उन दोनों का रूप बदलने लगा। उनका चेहरा पिघलने लगा, आंखें अंगारे जैसी लाल हो गई। भोला ने अपना हाथ ऊपर उठाया और बिना सुमित को छुए जादू से सुमित को हवा में उठा दिया। बचाओ, मुझे नीचे उतारो। इसका शरीर बहुत मजबूत है, तुम्हारी बरसों की भूख मिटाएगा, लेकिन पहले इसे तर पाएंगे। जैसे उस पुलिस वाले ने हमें जलाया था, वैसे ही हम इसकी जान निकाल लेंगे। सुमित का शरीर हवा में खींचने लगा। उसे लगा अब उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवार को याद करने लगा। भगवान, कोई तो बचाओ। जब मौत एकदम सामने थी, तभी उस अंधेरे कमरे में एक नीली रोशनी चमकी। एक कड़कदार आवाज गूंजी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। यह आवाज इतनी भारी थी कि पूरा घर कांप गया। भोला और कालू डर के मारे पीछे हट गए। सुमित धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वहां रोशनी के बीच एक साया उभरा। उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी। उसके सीने पर नेम प्लेट चमक रही थी, इंस्पेक्टर दत्ता। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, बस उसकी हथेलियों से तेज ऊर्जा निकल रही थी। दत्ता, तुम फिर आ गए। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाने दूंगा। दोनों का खेल खत्म। नहीं, ये हमारा इलाका है, मारो इसे। दोनों भूत इंस्पेक्टर की तरफ लगे, लेकिन इंस्पेक्टर दत्ता ने बस अपना हाथ आगे किया। उनके हाथ से एक तेज शॉक वेव निकली। दूर हट! वो दोनों भूत हवा में ही जलने लगे और चीखते हुए दीवार के पार फेंक गए। कमरे में शांति छा गई। इंस्पेक्टर सुमित की तरफ मुड़े। उनका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में सुकून था। डरो मत बेटे, अब तुम सुरक्षित हो। सो जाओ, बस सो जाओ। सुमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। हे दादा उठे। किसी की आवाज से सुमित की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी।
वो उसी चाय की दुकान की बेंच पर लेटा था जहां वो कल रात सबसे पहले रुका था। चाय वाला राजू उसे हिला रहा था। भूत, वो ऑटो वाला, वो घर इंस्पेक्टर। शांत हो जाइए बाबू, आप बेहोश थे। मैंने आपको सुबह में दुकान के सामने गिरा हुआ देखा। दादा, वो सपना नहीं था। वो लोग मुझे मारने वाले थे, लेकिन एक पुलिस वाले ने बचाया। नाम था दत्ता। इंस्पेक्टर दत्ता, इसका मतलब उन्होंने आपको बचा लिया? मतलब बाबू, 10 साल पहले यहाँ भोला और कालू नाम के 2 अपराधी थे। वो लोगों को अगवा करके मार डालते थे। इंस्पेक्टर दत्ता ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर उन गुंडों ने इंस्पेक्टर को उसी पुराने घर में आग लगाकर मार दिया था। हे भगवान, लेकिन मरने से पहले इंस्पेक्टर ने कसम खाई थी कि वो इन शैतानों को छोड़ेंगे नहीं। कुछ दिन बाद वो दोनों गुंडे भी उसी घर में रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। गांव वाले कहते हैं कि इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा आज भी उस जंगल में पहरा देती है। जो भी मुसीबत में होता है, वो खाकी वर्दी वाला फरिश्ता उसे बचा लेता है। सुमित ने अपने जेब में दवाएं पैक को कसकर पकड़ा, बिना हाथ से छुए। बस टैप्स महसूस किए, उसकी जान बच गई थी। दादा, मैं चलता हूँ। अब जिंदगी में कभी इस शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सुमित ने स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। दूर जंगल के किनारे धुंध में एक धुंधला साया खड़ा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर सुमित को सैल्यूट किया और फिर हवा में गायब हो गया। ट्रेन की सीटी बजी और सुमित की जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई। धोलिया गांव, गुजरात का एक पुराना सुना सा गांव। गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी, जहां रहते हैं सिर्फ 2 लोग, बूढ़ा बाप रघुनाथ और उसका बेटा हरिराम। आज रात उस झोपड़ी में सन्नाटा है, ना कोई हंसी, ना कोई उम्मीद, क्योंकि इस घर की एक आवाज हमेशा के लिए खो चुकी है। हरिराम की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। झोपड़ी के अंदर हरिराम बैठा है, उसकी आंखें बुझी हुई, चेहरे पर गुस्सा और थकान साफ दिख रही है। बगल में उसका बूढ़ा बाप चारपाई पर लेटा है, पर नींद दोनों की आंखों से गायब है। बापू, माँ पूरी जिंदगी झेलती रही, गरीबी, कमी, भूख, हर दिन बस समझौता, और आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिला। कपड़े तक ढंग के नहीं थे, खाना भी आधा पेट। क्या यही जिंदगी है बापू? क्या यही हाल हमारा भी होगा? रघुनाथ करवट बदलते हैं, चेहरे की झुर्रियों में थकान साफ झलक रही है। बेटा, तेरी माँ ने बहुत सहा। हाँ, तकलीफें थी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराती रही। गरीबी इंसान को तोड़ देती है, पर हिम्मत ही इंसान को जिंदा रखती है। तेरी माँ की हिम्मत ही थी जिससे ये घर अब तक चल रहा था। हरिराम गुस्से से सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में आक्रोश भरा है, जैसे भीतर कोई तूफान फूट पड़ा हो। नहीं बापू, ये सहना नहीं, ये हारना है। माँ ने सहते सहते सब खो दिया, और अब मैं देख रहा हूं उनकी तरह आप भी इसी गरीबी में खोते जा रहे हो। मैं अब और नहीं झेल सकता। मुझे गरीबी से लड़ना है। मुझे इस गांव से बाहर जाना है। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। रघुनाथ बेटे की आंखों में देखते हैं। उनकी आवाज में डर है, पर गहराई भी। हरिराम, शहर की चमक दूर से अच्छी लगती है, पर वहां अंधेरा बहुत गहरा है। ये गांव भले छोटा है, पर यहां लोग अपने हैं। शहर में पैसा है, पर इंसानियत नहीं। मैंने अपनी जवानी देखी है। शहर में इंसान इंसान को पहचानता भी नहीं। तू वहां जाएगा तो समझेगा। हरिराम धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में आग जल रही है। बापू, आपके लिए ये गांव सही होगा। आपके लिए ये झोपड़ी भी काफी होगी, पर मेरे लिए नहीं। मुराद दम घुटता है यहाँ। हर रोज वही तंगी, वही भूख, वही अपमान। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। माधव को याद है, मेरा बचपन का दोस्त, वो शहर में काम करता है। उसने कहा था, हरिराम,
अगर हिम्मत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे काम दिलवा दूंगा। और बापू, मैंने तय कर लिया है, मैं माधव के पास जाऊंगा, यहीं नहीं रहूंगा। रघुनाथ बेटे की बातें सुनते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ पल चुप रहकर वो बोलते हैं, जा बेटा, अगर यही तेरी चाहत है तो जा। तेरी माँ भी यही चाहती थी कि तू बड़ा आदमी बने, लेकिन याद रख, शहर सिर्फ रोटी देगा, सुकून नहीं। और एक बात, कभी अपने बाप को भूल मत जाना। हरिराम कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही है, अब और गरीबी नहीं, अब और तंगी नहीं, अब और समझौते नहीं। उसकी आंखें दीवार पर टंगी मां की तस्वीर पर टिकती हैं। तस्वीर में मुस्कुराती मां जैसे पूछ रही हो, बेटा तू कहाँ जा रहा है? हरिराम की आंखें कठोर हो जाती हैं। वो नजरें फेर लेता है। उस रात हरिराम ने ठान लिया, वो इस गांव से जाएगा, शहर पहुंचेगा और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक अपना नाम ना बना ले। पर जिंदगी हमेशा इंसान को वही नहीं देती जो वो चाहता है। कभी कभी रास्ते ऐसी मंजिलों तक ले जाते हैं जहां पहुंचने का इरादा कभी किया ही नहीं था। अगली सुबह गांव का आसमान धुंधला है। धोलिया की गलियां हमेशा की तरह खाली, पर हरिराम के मन में हलचल है। वो बिना पीछे देखे गांव छोड़ देता है। बूढ़ा बाप दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाते हुए देखता है। आंखें भीग रही हैं, पर होठ चुप है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, अब सब बदल जाएगा। घंटों की थकान के बाद हरिराम शहर पहुंचता है। चारों तरफ शोर, धुआं और भीड़, गांव के सन्नाटे से बिल्कुल उलट। उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं। इमारतें ऊंची, गलियां तंग। ये है शहर, इतना शोर, इतनी भीड़, पर अजीब है, फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। वो भीड़ के बीच से निकलता है। पता पूछते पूछते आखिरकार वो पहुंचता है अपने दोस्त माधव के पास। माधव एक पुरानी संकरी गली में रहता है। गली अंधेरी है, खिड़कियों से झांकती निगाहें अजनबी लगती हैं। दरवाजों पर ताले झूल रहे हैं, जैसे यहां कोई रहता ही ना हो। हरिराम एक दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। सामने उसका पुराना दोस्त माधव। अरे हरिराम, तू सच में आ गया? यकीन नहीं हो रहा। आजा अंदर, आजा। हरिराम भीतर कदम रखता है। कमरा छोटा है, चारों तरफ धूल और सन्नाटा। फिर भी हरिराम के लिए यह जगह उम्मीद की तरह लग रही है। माधव, गांव छोड़ दिया, अब यहाँ तेरे सहारे आया हूँ। कहीं काम मिल जाए तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। माधव हंसने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में छुपा डर हरिराम देख लेता है। काम तो है, पर आसान नहीं। एक पुराना गोदाम है सुनसान इलाके में, वहां चौकीदारी करनी होगी। लोग कहते हैं वो जगह अजीब है, रात को वहां कुछ आवाजें आती हैं, पर मैं जानता हूं ये सब अंधविश्वास है। अगर हिम्मत है तो काम तेरा। हरिराम की आंखों में चमक आ जाती है। उसे न काम की कठिनाई दिखती है, न डर की बातें सुनाई देती हैं। बस सुनाई देती है एक ही चीज, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। माधव, डर की बातें मैं गांव में बहुत सुन चुका हूँ। भूत प्रेत, टोना टोटका, कुछ नहीं होता ये सब। अगर उस गोदाम से मुझे काम मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। माधव चुप हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता है, पर हरिराम की जिद वो जानता है, उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है हरिराम, आज रात ही मैं तुझे वहां ले चलूंगा, फिर तू खुद देख लेना वो जगह तुझसे कैसी बातें करती है। हरिराम उस रात माधव के साथ निकलता है। शहर की गलियां धीरे धीरे खाली होने लगती हैं। सड़कें सुनसान और हर कदम के साथ हरिराम का दिल तेज धड़क रहा है। माधव उसे शहर के किनारे ले जाता है। वहां एक पुराना टूटा फूटा गोदाम खड़ा है। दीवारों पर सीलन, दरवाजे आधे टूटे हुए और खिड़कियों से आती हवा मानो कोई फुसफुसा रही हो। यही है वो जगह। हाँ, यही काम मिलेगा।
यहीं तुझे रातें गुजारनी होंगी। सावधान रहना, क्योंकि यहाँ रात कभी खामोश नहीं होती। हरिराम गोदाम को घूरता है। अंधेरे में ढकी उस जगह से मानो कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। पर उसके दिल में डर नहीं, बस जिद है। वो तय कर चुका है, अब यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की गलियां अब पूरी तरह सुनसान। हरिराम और माधव खड़े हैं। दीवारें सीलन से ढकी, दरवाजे आधे टूटे हुए। खिड़कियों से आती हवा जैसे फुसफुसाहट कर रही हो। हरिराम भीतर कदम रखता है। हवा ठंडी और अजीब तरह की है। फर्श चरमराता है। हर कदम पर आवाज होती है। माधव, यहाँ सच में अजीब लग रहा है। सन्नाटा और ये अंधेरा, कहाँ खो गए लोग यहाँ? डर मत हरिराम, ये सब गोदाम की पुरानी बातें हैं। रात को अजीब आवाजें आती हैं, पर कुछ भी असली नहीं है, बस अंधेरा और खामोशी है। हरिराम कमरे के बीचों बीच खड़ा है। चारों तरफ धूल, खिड़कियों से आती ठंडी हवा उसके चेहरे पर जैसे कोई छाया उसके पास से गुजर रही हो। अचानक दरवाजा अपने आप चरमराता है। एक हल्की सी हवा भीतर फैलती है। हरिराम के कदम थम जाते हैं। ये क्या है माधव? तूने कहा था डरने की कोई बात नहीं, पर ये अजीब है। माधव भी पीछे हटता है, पर उसका चेहरा शांत दिखता है। वो जानता है कि हरिराम को डर से लड़ना होगा। सुन हरिराम, जो भी आवाज है या जो कुछ भी अजीब दिखता है, बस इग्नोर करना। किसी चीज को अपना ध्यान ना बनने देना। हरिराम धीरे धीरे हवेली के भीतर चलता है। हर कमरे में अजीब शैडोज उभरती हैं। दीवारों पर धब्बे, जैसे किसी ने पिछले समय में वहां खड़े होकर देखा हो। फर्श पर अचानक आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हरिराम और माधव रुक जाते हैं, पर कोई सामने नहीं है। माधव, तुझे भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? कुछ तो है यहाँ, मैं देख सकता हूं, पर कोई सामने नहीं है। माधव धीरे धीरे जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की कंपकंपी है। शायद ये गोदाम की पुरानी आत्माएं हैं। कभी कभी जो लोग लालच और जिद में फंस जाते हैं, उनके पीछे ये शैडोज रहती हैं। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसने देखा एक कोने में हल्की रोशनी, जैसे किसी ने लात मारकर तेल का दीपक जला दिया हो। धीरे धीरे दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। हरिराम की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि ये केवल शैडोज नहीं है, कुछ और है। माधव, मैं महसूस कर रहा हूं जैसे कोई हमें देख रहा है, हर कमरे में, हर दीवार में। माधव ने भी कुछ देखा, पर उसने अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश की। हरिराम, देख, कोई नहीं है, बस ये गोदाम तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ काम करने आए हैं, बस काम पर ध्यान दो। पर काम करना आसान नहीं था। हर कदम पर फर्श चरमराता, दीवारों पर धूल उठती और हवा फुसफुसाती, जैसे कोई पुरानी कहानी बता रही हो। रात पड़ती गई। हरिराम और माधव एक कमरे में बैठे। माधव ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी भी शैडोज को नहीं मिटा पाई। अचानक माधव की आंखें खुल गई। उसने धीरे से कहा, सुन, वहां दीवार के पास तुमने देखा कुछ हिल रहा है, जैसे कोई खड़ा हो और हमें देख रहा हो। हरिराम ने देखा, पर वहां खाली था। पर उसकी आत्मा ने महसूस किया कुछ असली था, कुछ ऐसा जो अतीत से जुड़ा था। घंटों की रात हरिराम को नींद नहीं आई। आवाजें बढ़ती गई, पर उसने डर को दबाया, अपने इरादे को याद किया, गरीबी से बाहर निकलना। इस पहली रात ने हरिराम को दिखा दिया कि शहर में केवल मेहनत और काम ही नहीं है, कुछ ऐसे शैडोज भी हैं जो लालच, जिद और डर के बीच फंसे इंसान का पीछा करते हैं। हरिराम ने तय किया, वो डर को महसूस करेगा, पर डर के सामने नहीं झुकेगा। रात का अंधेरा अब और गहरा हो गया। गोदाम के अंदर की हवा ठंडी और स्थिर है।
हरिराम और माधव कमरे के बीच खड़े हैं। हर कदम पर फर्श चरमराता है और दीवारों से आती फुसफुसाहट जैसे कोई वर्षों से दबा हुआ डर बयां कर रहा हो। हरिराम टॉर्च की रोशनी दीवारों पर चमकाता है, पर हर दीवार, हर कोना जैसे उसकी आंखों के सामने बदल रहा हो। परछाइयां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। माधव की आंखें फैल जाती हैं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और उसके पैरों की आवाज भी करती है। हरिराम, ये गोदाम सामान्य नहीं है। जो यहाँ आता है लालच और जिद में फंसकर कभी लौटता नहीं। कुछ चीजें यहाँ सिर्फ इंसान की कमजोरियां तलाशती हैं। हरिराम ने देखा दीवार के एक कोने में हल्की हलचल, जैसे कोई वहां खड़ा हो और उसे देख रहा हो। उसने हिम्मत करके पास गए। दीवार के पास पहुंचते ही हवा अचानक रुकी। सन्नाटा और एक गहरी कर्कश आवाज गूंजी। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? जो लालच और जिद में फंसता है उसकी किस्मत यहाँ बर्बाद हो जाती है। हरिराम की धड़कन तेज हो गई। माधव भी कांप रहा था, पर दोनों जानते थे अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। हम सिर्फ काम के लिए आए हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस हमें छोड़ दो। पर गोदाम की परछाइयां बढ़ती गई। दीवारों पर छाया नाचने लगी, जैसे अतीत की आत्माएं उन्हें घूर रही हों। और तभी हरिराम ने देखा एक कमरे के कोने में समान रूप से खड़ी एक औरत की छाया। बाल बिखरे, आंखें लाल, सदियों पुरानी शिकन उसके चेहरे पर, और वही माँ जैसी आवाज पुकारती है। क्यों आए हो? क्यों लालच और जिद में खो गए हो? तुम्हारी माँ की तरह तुम भी अपने लोगों की याद भूल गए हो। हरिराम और माधव दोनों ठहर गए, दिलों की धड़कन रुकने जैसी। हवा ठंडी और स्थिर, परछाया धीरे धीरे पास आई। माँ, तुम यहाँ कैसे? पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ परछाई, फर्श पर झूलती हुई रोशनी, दीवारें बदलती हुई और गोदाम में गूंजती आवाज। लालच और जिद का परिणाम यही होता है। जो अपने स्वार्थ में अंधा हो वो हमेशा खो जाता है। तुम्हारे दोस्त भी, तुम्हारी उम्मीदें भी सब यहाँ रह जाएंगी। माधव ने हरिराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे, पर हरिराम ने ठान लिया, डर को महसूस कर, लेकिन उसके सामने नहीं झुकने का। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। हम यहाँ सिर्फ काम के लिए आए हैं। जो भी है, हम उससे डरेंगे नहीं। पर गोदाम ने इसे चुनौती मान लिया। फर्श चरमराया, दरवाजे अपने आप खुले और बंद हुए, परछाइयां चारों तरफ घूमने लगी, और अचानक माधव की आंखों में डर साफ दिखा। हरिराम, शायद हमें वापस जाना चाहिए। ये जगह सिर्फ लालच और जिद में फंसे लोगों को निकलती है। जो यहाँ आया वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाता है। हरिराम ने अपने इरादे को मजबूत किया। वो जानता था गरीबी से बाहर निकलने का सपना सिर्फ तभी सच होगा जब वो डर के सामने टिकेगा। रात का अंधेरा अब चरम पर था। गोदाम के भीतर हरिराम और माधव दोनों थक चुके थे, पर छाया अभी भी चारों तरफ थी। हर कदम पर गूंज, हर आवाज पर फुसफुसाहट। हरिराम ने अपने दिल को शांत किया। उसने सोचा, डर को महसूस करूंगा, पर उसके आगे नहीं झुकूंगा। पर गोदाम की ताकत अब और बढ़ चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद और खुले होते, फर्श चरमराता, दीवारों पर शैडोज ने आकृति बदल ली। माधव, अब डरने का कोई फायदा नहीं। हम यहाँ आए हैं काम के लिए। जो भी हो, हमें अपने इरादे से पीछे नहीं हटना। माधव धीरे धीरे सिर हिलाता है, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। हरिराम, शायद हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह लालच और जिद में फंसे लोगों को हमेशा अपने भीतर खींच लेती है। पर तभी गोदाम की परछाइयां अचानक सुलग उठी। दीवारों पर डरावनी आकृतियां बन गईं, और उनके बीच एक कर्कश भयानक आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे इरादे सच्चे हैं या सिर्फ लालच और जिद में फंसे हो? हरिराम ने अपनी सांस रोकी। माधव ने पीछे झांका।
पर कोई सामने नहीं था। फर्श पर हल्की धूल उड़ रही थी, हवा भी स्थिर। हम यहाँ केवल काम के लिए आए हैं। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। हम मेहनत करेंगे और जो भी रास्ता हमारा है उसे चुनेंगे।